नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पूरी दुनिया इस वक्त लेबनान की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है, जहां इजराइल ने मौत की बमबारी से तबाही का मंजर पैदा कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि इन हमलों की वजह से पश्चिम एशिया में सीज फायर किसी भी पल टूट सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हो रहे हमले के जवाब में ईरान भी इजराइल पर मिसाइल दाग सकता है, तेल अवीव में तबाही मचा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या अमेरिका चुप बैठेगा? क्या वो फिर जंग में कूद जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ट्रंप इस बार सही में ईरान की सभ्यता को मिटाने पर तुल जाएंगे? लेकिन यह तो हुई भविष्य की बात। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लेबनान आज तबाही की कगार पर क्यों खड़ा है। इसलिए आज हम आपको पूरा सच में लेबनान और उसकी राजधानी बैरूत की कहानी सुनाएंगे और उसका पूरा इतिहास बताएंगे। तो बैरूत, जिसे 1970 में पश्चिम एशिया का पेरिस कहा जाता था, आखिर क्या वजह है कि वो आज 2026 में इस हालत में पहुंच गया है? जिस बैरूत की गलियों में कभी फूल बिका करते थे, आज वो गलियां बारूद से क्यों महक रही हैं? जिस बैरूत में लेबनानी गीत गूंजते थे, आज उस बैरूत के छोटे छोटे बच्चों की दर्दनाक चीखें क्यों सुनाई दे रही हैं? ये दो तस्वीरें बैरूत की कहानी को बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर 1970 के दशक की है और दूसरी तस्वीर आज यानी 2026 की है। अंतर साफ दिखाई दे रहा है। एक लेबनान वो था जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थीं, और यह आज का लेबनान है जिसकी तहस नहस हो चुकी इमारतों से धुआं और राख निकल रही है। बैरूत की चमचमाती चिकनी सड़कों पर 60 के दशक में बेशकीमती गाड़ियां घूमती थीं, और आज 2026 में ये सड़कें वीरान हो चुकी हैं। 60 के दशक में कहा जाता था कि पेरिस में जिस फैशन शो में जो कपड़े दिखाए जाते हैं, वो अगले दिन बैरूत के बाजारों में बिकने लगते हैं। लेकिन पूरे पश्चिम एशिया में उस वक्त दुनिया से लोग यहां आते थे, पार्टियां करते थे और समंदर के किनारे आराम फरमाते थे। लेकिन आज के बैरूत की पहचान बन चुके हैं हिजबुल्लाह के कट्टरपंथी हथियारबंद लड़ाके। यानी बैरूत में पहले टूरिस्ट आते थे, अब टेररिस्ट आते हैं। आखिर कैसे बदल गया लेबनान? क्या इसके पीछे लेबनान की धार्मिक जनसंख्या में आया परिवर्तन है? क्या इसके पीछे यह कारण है कि ईसाई जो कभी लेबनान में बहुसंख्यक होते थे, आज अल्पसंख्यक बन चुके हैं? आज पूरा सच में हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। लेकिन पूरा सच जानने से पहले आप इन दोनों तस्वीरों को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो आइए इतिहास की बात करने से पहले करते हैं वर्तमान की बात। और वर्तमान यह है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर ठीक से शुरू होने से पहले ही खत्म होता दिख रहा है। अभी दोनों पक्ष के बीच जो है वो शर्तों पर बातचीत शुरू भी नहीं हो पाई है, लेकिन इस शांति समझौते में दरारें जो हैं वो साफ दिखने लगी हैं। सीज फायर की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले में बैरूत, बेक्का वैली, माउंट लेबनान, सैदोन और दक्षिणी लेबनान के कई गांवों पर यह हमले किए गए। लेबनान की राजधानी बैरूत के दक्षिणी उपनगर दाहिए को आज जो वहां पर जो तबाही मची, उसकी रूह कपा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली हवाई हमलों के बाद पूरे इलाके में मलबे का ढेर लग गया और चारों ओर जलती हुई गाड़ियां बिखरी पड़ी हैं। राहत और बचाव कार्य में जुटे कर्मी भारी मशीनरी की मदद से मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य लेबनान के रिहायशी इलाके में भी इजरायली हवाई हमलों ने भारी तबाही मचाई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बहुमंजिला इमारत पूरी तरह से जमींदोज हो गई है और भारी मशीनरी के जरिए कंक्रीट के स्लेब हटाए जा रहे हैं। सड़क किनारे जलकर खाक हो चुकी गाड़ियों का अंबार लग चुका है, जो हमले की जो भयंकरता है उसे बयां कर रहा है। और लेबनानी प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने मारे गए लोगों के सम्मान में आज राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। यह हमला उसी दिन हुआ जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया गया था। हालांकि सीज फायर के दायरे को लेकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के दावों में अलग अलग विरोधाभास अंतर नजर आ रहा है। ईरान ने दावा किया है कि युद्ध विराम की शर्तों में लेबनान पर हमले रोकना भी शामिल है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का कहना है कि लेबनान पर हमले रोकने वाली बात युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है। आप भी सुनिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस पर क्या कहा। I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. Now, that said, the Israelis, as I understand it, again, I'm supposed to get a fuller report when I get on the plane, have actually offered to be, frankly, to check themselves a little bit in Lebanon because they want to make sure that our negotiation is successful. Fundamentally, the Iranians have got to take the next step, or the president has a lot of options to go back to the war. तो इजरायली सेना ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई तेज करते हुए हिजबुल्लाह के नेटवर्क को भारी चोट पहुंचाई। आईडीएफ का दावा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे और हथियारों के जखीरे पर सिलसिलेवार हमले किए। इनका मकसद हिजबुल्लाह के कमांड नेटवर्क को तोड़ना और हथियारों की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से ठप करना है। लेबनान में ऑपरेशन रोयरिंग लॉयन के तहत आईडीएफ का दावा है कि उसने 70 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया है। इसमें वो आतंकी सेल भी शामिल है जो इजरायली सैनिकों पर मोर्टार दागने की साजिश रच रहा था। आईडीएफ ने बैरूत में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के सेक्रेटरी और भतीजे अली यूसुफ हर्शी को मारने का दावा भी किया है। आईडीएफ ने लिटानी नदी के 2 मुख्य क्रॉसिंग को भी तबाह कर दिया है जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह हथियारों की सप्लाई के लिए करता था। आईडीएफ ने दावा किया है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लगभग 10 हथियार भंडारण केंद्रों, लॉन्चरों और कमांड सेंटरों को निशाना बनाया गया है और एंटी टैंक लॉन्चिंग पोजीशन और निगरानी चौकियों को भी मलबे में तब्दील कर दिया गया है। आप भी सुनिए इस अभियान को लेकर इजरायली सेना का क्या कहना है। The IDF just carried out the largest strike against Hezbollah terrorists since the beginning of Operation Roaring Lion. In just 1 minute, the IDF struck 100 Hezbollah military targets in different locations across Lebanon. The targets include command centers, missile infrastructure, and assets used by the Radwan Special Forces. This operation was based on weeks of precise intelligence and careful planning. These strikes come as Hezbollah changes the way it is operating. In recent weeks, the IDF intelligence identified Hezbollah moving beyond its usual strongholds and building positions in more areas across Lebanon, including civilian neighborhoods. Hezbollah's use of civilians as human shields is their strategy. Hezbollah dragged Lebanon into this war, and it is now trying to spread that danger to even more Lebanese communities. Our message is clear. We are fighting Hezbollah, not the people of Lebanon. We said this from day one. We will not allow Hezbollah to pose a threat to our civilians. तो सीज फायर हो चुका है लेकिन जंग रुकी नहीं है। सवाल यही है कि आखिर इजराइल लेबनान पर हमले क्यों कर रहा है? क्या वजह है कि समझौते के बाद भी बमबारी जारी है? आइए आपको 5 बड़े कारण समझाते हैं। सबसे पहली वजह है इजराइल के लिए हिजबुल्लाह मुख्य खतरा है। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हिजबुल्लाह की मिसाइल क्षमता, ड्रोन और उसकी उत्तरी सीमा के पास मौजूदगी इजराइल के लिए लगातार खतरे की घंटी है। यहां यह भी समझना होगा कि इजराइल गाजा में हमास को करीब करीब समाप्त कर चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह अब भी ताकतवर है। यही कारण है कि वो इसे कमजोर करना चाहता है। आइए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी वजह की, और दूसरी बड़ी वजह है इजराइल अपने उत्तरी क्षेत्र की सुरक्षा चाहता है। हिजबुल्लाह की वजह से इजराइल का उत्तरी इलाका हमेशा असुरक्षित रहता है। पिछले 45 साल से जब से हिजबुल्लाह का गठन हुआ है तब से वो इजराइल के उत्तरी इलाके में हमले करता रहा है। पिछले 3 साल के युद्ध की वजह से इजराइल के उत्तरी इलाकों में रहने वाले हजारों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। इजराइल जानता है कि अगर एक बार हिजबुल्लाह खत्म हो गया तो उसका उत्तरी इलाका हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। अब तीसरा कारण देखिए, हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने की रणनीति। इजराइल इस बार 20 साल पुरानी 2006 में की गई अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहता, जब उसने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने युद्ध को 34 दिनों के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव में रोक दिया था। तब युद्ध विराम के बाद हिजबुल्लाह मजबूत होकर उभरा था और इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। इसलिए इजराइल की इस बार कोशिश है कि हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत को जड़ से खत्म कर दिया जाए, हिजबुल्लाह की कब्र खोद दी जाए। अब समझते हैं चौथा कारण। इजराइल ईरान के सामने झुकना नहीं चाहता है इजराइल। देखिए, इजराइल और ईरान की कट्टर दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। ईरान की शर्तों पर युद्ध विराम करके वो अपने सरेंडर करने का संदेश नहीं देना चाहता पूरी दुनिया को, क्योंकि पश्चिमी एशिया में अपने दबदबे और डर को कायम रखने के लिए इजराइल के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा सीज फायर की वजह से इजराइल ईरान पर अब सीधा हमला नहीं कर सकता, इसलिए वो उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पर हमला करके अपनी ताकत दिखा रहा है। यहां यह भी समझना होगा कि अगर ईरान गुस्से में आकर हिजबुल्लाह का बदला इजराइल से लेता है और उस पर हमला कर देता है तो इजराइल को भी ईरान पर हमला करने का बहाना मिल जाएगा। और अब बात 5वीं और अहम वजह की।
समझौते की टेबल पर बढ़त बनाना यानी इंटरनेशनल निगोशिएशन में बढ़त हासिल करना। जंग के मैदान में मजबूत स्थिति बनाकर इजराइल बातचीत की टेबल पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है ताकि किसी भी समझौते में उसे ईरान पर बढ़त मिले। यानी साफ है, सीज फायर भले ही हो गया हो, लेकिन इजराइल के लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लेबनान में जारी हमले उसकी बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जहां सुरक्षा, राजनीति और ताकत तीनों का खेल साथ साथ चल रहा है। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह अमेरिका ईरान संघर्ष विराम का हिस्सा नहीं है और वो उस पर घातक हमले करना जारी रखेगा। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। עכשיו אני עמדתי על כך שהפסקת האש הזמנית עם איראן לא תכלול את חיזבאללה, ואנחנו ממשיכים להכות בו בעוצמה. तो आज लेबनान जो बर्बादी की कगार पर खड़ा है, उसके पीछे हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन लेबनान एक दिन में बर्बाद नहीं हो गया। इस बर्बादी का एक इतिहास है जिसका पूरा सच हम भारत के लोगों को भी पता होना चाहिए। तो आइए अब हम आपको बताते हैं लेबनान के इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट जिसने उसे महलों के देश से खंडहर का देश बना दिया। तो ये तो आप जानते ही हैं कि अरब मुल्क को पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन लेबनान के साथ कभी ऐसा नहीं था। ये एक दौर में ईसाई बहुसंख्यक देश हुआ करता था। यहाँ ईसाई धर्म से जुड़े प्रभु यीशु के ज़माने से इसके तार जो है ईसाई धर्म से जुड़े थे। माना जाता है कि प्रभु यीशु ने लेबनान के टायर इलाके में यात्रा की थी। ये वही जगह टायर शहर है जहां आज हिजबुल्लाह का कब्जा है और इसलिए इजराइल यहां पर बम बरसा रहा है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और इसी टायर शहर के काना गांव में पुरातन ईसाइयों ने जीसस और उनके अनुयायियों की छवि को शिलाओं पर उकेरा था। बाइबल के मुताबिक इसी लेबनान की धरती पर जीसस ने दुनिया के सामने पहली बार चमत्कार करके दिखाया था। जीसस ने एक शादी के समारोह में पानी को वाइन में बदल दिया था। कहते हैं कि जब जीसस को मारने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण लेबनान में बनी एक गुफा में शरण ली थी, लेकिन लेबनान के इस हिस्से पर अब कट्टरपंथी हिजबुल्लाह का कब्जा हो चुका है। तो सोच कर देखिए कि जिस देश की धरती पर प्रभु यीशु अपने अनुयायियों के साथ घूमते थे, जहां ईसाई धर्म अपने जन्म के साथ ही पहुंच गया था, आज उसी लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे इस्लामी कट्टरपंथी अघोषित रूप से राज करते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक दौर था जब लेबनान की संसद में लगभग 60% जगह ईसाई नेताओं के लिए सुरक्षित थी, लेकिन आज लेबनान में ईसाई अल्पसंख्यक हो चुके हैं और एक तरह के आइसोलेशन में जीने को मजबूर हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसका पूरा सच हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक समय लेबनान में कितने ईसाई और कितने मुसलमान थे और आज इनकी जनसंख्या का अनुपात क्या है। तो देखिए, लेबनान में आखिरी बार 1932 में जनगणना हुई थी, जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा 51% आबादी ईसाइयों की थी और 42% मुसलमान थे। यानी ईसाई लेबनान में बहुसंख्यक थे जबकि मुसलमान अल्पसंख्यक हुआ करते थे। लेकिन अगले 90 साल में सब कुछ बदल गया। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में लेबनान में अब सिर्फ और सिर्फ 32% ईसाई हैं और मुसलमानों की आबादी बढ़कर 65% पहुंच चुकी है। यानी लेबनान में सिर्फ 90 साल के अंदर ईसाइयों की आबादी 1/3 घट गई और मुसलमानों की आबादी 1/3 बढ़ गई। तो इस तरह से लेबनान में ईसाई बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो गए और मुसलमान अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो गए। और इस जनसंख्या परिवर्तन यानी डेमोग्राफिक चेंज का लेबनान के समाज, कानून व्यवस्था और शांति पर क्या असर हुआ, यह समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, साल 1943 में जब लेबनान को आज़ादी मिली तो इसने धर्मनिरपेक्षता की राह पर चलने का फैसला किया। आज़ादी के बाद यह तय हुआ कि लेबनान का राष्ट्रपति पद ईसाई को मिलेगा, प्रधानमंत्री पद सुन्नी मुसलमान बैठेगा उस पर और संसद के स्पीकर का पद शिया मुस्लिम को दिया जाएगा। 1948 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसी साल इजराइल का जन्म हुआ और अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। कितनी हैरानी की बात है कि ईसाई बहुसंख्यक देश होने के बाद भी लेबनान ने मुस्लिम अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया। लेकिन इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा हो गया, जिसकी वजह से 1,10,000 फिलिस्तीनी शरणार्थी लेबनान में दाखिल हो गए और हमेशा के लिए वहां पर जाकर बस गए। इससे लेबनान में पहली बार जनसंख्या असंतुलन की शुरुआत हुई। आज लेबनान में 4 लाख से भी ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं। इसके बाद भी लेबनान में खुशहाली जारी रही कुछ साल तक और 1950 और 1960 के दशक को लेबनान का स्वर्णिम काल कहा जाता है। 1950 से लेकर 1956 तक जो 6-7 साल थे, उसमें लेबनान की प्रति व्यक्ति आय में 50% की वृद्धि हुई। इतना ही नहीं, 1950 के मुकाबले 1962 में
लेबनान की जो जीडीपी थी वो दुगनी हो चुकी थी। और 1950 के बाद से लेबनान में पर्यटन, टूरिज्म भी खूब बढ़ा। अगले 30 सालों में बैरूत को मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था। बैरूत में पश्चिम एशिया के अमीर बिजनेसमैन अपनी रंगीन शामें गुजारने के लिए आते थे। उस समय इस देश में महिलाएं समुद्र तट पर बिकनी पहनकर घूम सकती थी। ये शहर अपनी नाइट लाइफ, बीच क्लब्स, कैसीनो और इंटरनेशनल होटल्स के लिए मशहूर था। यहाँ यूरोप और अरब दुनिया का अनोखा मेल दिखता था। कैफे कल्चर, लाइव म्यूजिक, फैशन, फिल्मी पार्टियां आम थी। समंदर के किनारे लग्जरी पार्टियां, डांस क्लब्स, खुला सामाजिक माहौल इस क्षेत्र की सबसे ग्लैमरस इसे जो है पार्टी सिटी बनाते थे, जहां दिन रातों से भी ज्यादा, जहां रातें जो होती थी वो दिन से भी ज्यादा जिंदा लगती थी। 1968 में रामानंद सागर के निर्देशन में बनी आंखें फिल्म आई थी। इस फिल्म को भारत की पहली जेम्स बॉन्ड मूवी माना जाता है और एक्शन और रोमांस से भरपूर इस फिल्म की 80% जो शूटिंग थी वो लेबनान की राजधानी बेरूत में हुई थी। इस आंखें फिल्म में धर्मेंद्र, माला सिन्हा, महमूद, सुजीत कुमार जैसे स्टार थे। 1968 में भी इस फिल्म में दिखा बैरूत का एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में इसको दिखाया गया था। ऊंची ऊंची इमारतें इस फिल्म में दिखाई गई, चमचमाती सड़कें, महंगी गाड़ियां और हर तरफ विदेशी टूरिस्ट इस पूरी फिल्म में नजर आते हैं। लेकिन 1970 तक आते आते लेबनान को काली नजर लग गई और इसकी वजह थी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO। तब यासिर अराफात के PLO ने जॉर्डन में अपने कैंप बना रखे थे और बड़ी तादाद में उसके लड़ाके जॉर्डन की सीमा से इजराइल में हमले करते थे। लेकिन इसी बीच 1970 में यासिर अराफात के नेतृत्व में PLO ने जॉर्डन की सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की, जिसके बाद जॉर्डन की सेना ने PLO को लेबनान में खदेड़ दिया। इसके बाद 1970 में करीब 40,000 फिलिस्तीनी लड़ाके लेबनान में दाखिल हो गए और इस बीच लेबनान की सरकार और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत फिलिस्तीनी लड़ाकों को लेबनान में आज़ादी से घूमने फिरने का अधिकार दे दिया गया। वे अब खुलकर इजराइल पर हमले करने लगे। इसकी वजह से लेबनान और इजराइल के संबंध जो रिश्ते थे वो बुरी तरह से खराब हो गए। इतना ही नहीं, फिलिस्तीनी शरणार्थियों और PLO के लड़ाकों के लेबनान में पनाह लेने से ईसाई जो थे वो नाराज हो गए, यानी लेबनान के समाज में दरार पड़ गई। और इसी दौरान लेबनान की क्रिश्चियन आबादी को पहली बार अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। इस बीच PLO दक्षिण लेबनान से इजराइल पर हमले करता, जिसके बदले में इजराइल लेबनान पर बम दागता। इस लड़ाई में लेबनान के ईसाई घुन की तरह पिसने लगे। अप्रैल 1975 में PLO की गोलीबारी में एक चर्च के बाहर 4 ईसाइयों की मौत हो गई, जिसके बदले में एक हथियारबंद ईसाई संगठन फालंगिस्ट फिलिस्तीनियों से भरी एक बस पर उसने हमला कर दिया, जिसमें 27 लोग मारे गए। और इन दोनों घटनाओं के बाद लेबनान में जो है सिविल वॉर छिड़ गया, गृह युद्ध छिड़ गया। इस गृह युद्ध में एक तरफ ईसाई मिलिशिया थे तो दूसरी तरफ PLO और मुस्लिम हथियारबंद संगठन। गृह युद्ध के पहले ही साल 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए और इस बीच 1 लाख से ज्यादा ईसाई नागरिक अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में जाकर बस गए। और लेबनान का यह गृह युद्ध 1975 से लेकर 1990 तक चला और गृह युद्ध खत्म हुआ तब तक 1 लाख से ज्यादा लोग लेबनान में मारे गए थे। तो आप समझिए कि लेबनान में गृह युद्ध क्यों हुआ और इसका परिणाम, इसका अंजाम क्या निकला। देखिए, साल 1979 में सऊदी अरब के ताइफ में एक बैठक हुई जिसमें सुलह से जुड़े चार्टर को मंजूरी मिली। इस समझौते के मुताबिक लेबनान में राष्ट्रपति, जो कि ईसाई समुदाय से होता था, उसके ज्यादातर अधिकार कैबिनेट को सौंप दिए गए, जो सीधे, यानी ये जो कैबिनेट थी वो सीधे मुस्लिम प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती थी। वहीं इस समझौते के मुताबिक लेबनानी संसद में मुस्लिम सांसदों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई, जिसके बाद लेबनान, जो कभी ईसाई बहुल देश हुआ करता था, उस पर मुसलमानों की राजनीतिक शक्ति हावी हो गई। और इतना ही नहीं, लेबनान में हुए गृह युद्ध में 1 लाख ईसाइयों ने देश छोड़ दिया, जिससे वो और भी अल्पसंख्यक हो गए। इस गृह युद्ध के बीच कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह का जन्म हुआ, जो आज लेबनान पर एक तरह की हुकूमत चला रहा है। तो यह है लेबनान का रक्त रंजित इतिहास, पूरा सच में। अब वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे लेबनान के इस गृह युद्ध में कैसे हुई थी इजराइल की एंट्री। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। मेरे परिवार ने खूब गरीबी देखी, तो माँ मुझे भी गरीबी में नहीं देखना चाहती थी। तो एक दिन माँ ने पैसे जुटाए और सीधा मेरे गोद में रख दिया ये ड्रोन। मैंने कहा, माँ से ये मैं कैसे चलाऊंगी? तो माँ कहती है, ये चलता नहीं, उड़ता है। और जिस दिन से ये उड़ा ना, उस दिन से हमारी सारी गरीबी भी उड़ गई। अरे मेरी माँ से तो आप मिले ही नहीं ना। 1 मिनट,
ये रही मेरी माँ, मेरी भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया, 35 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन दिलाकर उद्यमी बनाया और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण भी, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। थिक थिक है, स्मूथ स्मूथ है, कौन सा है ये दही? आमूल मस्ती। जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। आमूल मस्ती। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए। सबसे बेस्ट ये दही। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि लेबनान के इस गृह युद्ध में इजराइल की किस तरह से एंट्री हुई। दरअसल 1970 की दशक की जो शुरुआत में लेबनान में जंग जमाने के बाद पीएलओ के लड़ाके लेबनान के दक्षिणी इलाके से इजराइल के उत्तरी इलाके पर आए दिन छोटे मोटे हमले करते रहते थे। लेकिन 11 मार्च 1978 को पीएलओ ने सारी हदें पार कर दी। उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एक बस हाईजैक करके 38 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला बोल दिया, जहां पीएलओ के लड़ाके बड़ी तादाद में सक्रिय थे। इजराइल ने अपने इस मिशन को ऑपरेशन लिटानी नाम दिया था। यह वही लिटानी नदी है जिसका जिक्र हमने पहले किया था। इस हमले में 1100 से ज्यादा मौतें हुई और करीब 2.5 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इसके बाद जुलाई 1981 में अमेरिका ने इजराइल को युद्ध विराम के लिए राजी कर लिया, लेकिन जल्द ही यह समझौता भी टूट गया। जून 1982 में इजराइल ने लेबनान के खिलाफ फुल स्केल वॉर छेड़ दिया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन पीस फॉर गैलिली। इस युद्ध में 3000 से ज्यादा फिलिस्तीनी और लेबनानी मारे गए और यह युद्ध अगस्त 1982 में हुए एक समझौते के साथ खत्म हुआ, जिसमें पीएलओ के नेता यासिर अराफात और उसके लड़ाकों को लेबनान छोड़ना पड़ा हमेशा के लिए। लेकिन इसके साथ ही लेबनान की धरती पर इजराइल के एक और दुश्मन का जन्म हो गया, जिसका नाम था हिजबुल्लाह। अगले 18 साल तक लेबनान की धरती पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भयानक जंग हुई, जिसमें हजार लोग मारे गए और आखिरकार साल 2000 में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई हिस्सों में अपनी सेना वापस हटा ली, जिसे हिजबुल्लाह ने अपनी जीत के तौर पर देखा। इसके बाद जुलाई 2006 में एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 सैनिकों को बंदी बनाकर अपने आपसी संघर्ष को बढ़ा दिया, युद्ध को बढ़ा दिया और 34 दिनों तक चली इस जंग में लेबनान और हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ा और आखिरकार यूएन के दखल के बाद 14 अगस्त 2006 को इजराइल युद्ध विराम के लिए राजी हो गया, जिसके बाद अगले 17 साल तक हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच छिटपुट संघर्ष चलता रहा। इजराइल इसे आज अपनी गलती मान रहा है, लेकिन 2023 के बाद हालात बदल गए। 8 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर नृशंस हमला किया, 1300 से ज्यादा इजरायली मारे गए और इस हमले के दौरान हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेट बरसाए थे और तब से लेकर अब तक ये संघर्ष जारी है और इसीलिए इजराइल जो है इस बार हिजबुल्लाह को छोड़ने के मूड में नहीं। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। बीते एक दशक में
देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी है। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।